नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टक्कर का सोमवार एडिशन। G20 के सफल आयोजन पर दुनिया भारत की वाहवाही कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया को साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बेहद तारीफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के कह रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC का परमानेंट मेंबर बनेगा तो उसे भी गर्व होगा। लेकिन अपने देश में G20 के खिलाफ माहौल बनाने की भरपूर या फिर कहें भयंकर कोशिश हो रही है। प्रियंका वाड्रा का कहना है कि भगवान ने इनके G20 में बारिश करवा दी। तो लालू यादव जी कह रहे हैं कि G20 पर हुए खर्चे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस आयोजन से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि G20 की कामयाबी क्या विपक्ष को रास नहीं आ रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। भारत का मान बढ़ा, विपक्ष क्यों चिढ़ा? आज CNBC आवाज का सोमवार एडिशन अर्थात मंडे एडिशन इसी विषय पर। सियासत का एक दुर्लभ नजारा देखिए। दुनिया भारत की शान को सलाम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के आगे सब नतमस्तक हैं, लेकिन विपक्ष को सिवाय नेगेटिव पॉलिटिक्स के कुछ नहीं सूझ रहा। हमको दुख एक बात का है कि आज हमारी अध्यक्षता में G20 हुई और उसमें ना पुतिन ना आ पाए और ना ही शी आ पाए। मैं देखता था कि G20 के जीरो पे कमल का फूल बना हुआ है। बीजेपी ने राजनीति करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहाँ पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। तो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो। देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर दो। खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। लेकिन आम आदमी पार्टी 2 कदम आगे निकल गई और क्रेडिट का युद्ध छेड़ते हुए कहा कि सारा पैसा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने खर्च किया है। हमारे 2 करोड़ दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये दिल्ली वालों के टैक्स पेयर का पैसा था जिससे दिल्ली सरकार ने सारा का सारा सौंदर्यीकरण किया। दिल्ली सरकार के लिए LG साहब केंद्र से G20 के लिए कितना पैसा लाए? कोई पैसा नहीं लाए, वो नहीं ला पाए। लेकिन मुद्दा सिर्फ सरकार को कोसने तक नहीं है। G20 के डिनर पर ममता बनर्जी पहुंची तो अधीर रंजन ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ममता बनर्जी के डिनर में जाने के फैसले से उनका मोदी के खिलाफ रुख कमजोर नहीं होता। सवाल है कि देश की शान बढ़ाने वाले G20 के भव्य आयोजन पर सवाल उठाकर क्या विपक्ष का जनाधार मजबूत हो जाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत की शान पर भारी सियासी आन। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और सीधा सवाल है, G20 की शानदार सफलता के बाद आप इसको किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि विपक्ष के नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, आपका एक बैकग्राउंड उस तरह का है, तो मैं जानना चाहता हूं आम जनता के लिए, जो करोड़ों जनता इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से देख रही है, 2 बड़ी चीजें जो इस G20 में हुई है जिस पे भारतवासियों को, देशवासियों को गर्व होना चाहिए। आप इसको किसी भी तरीके से देखिए, अगर जेंडर एम्पावरमेंट पे बात होती है और इंटरनेशनल कंसेंसस इस प्लूरिलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, तो भारत की सारी महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए इसमें फायदा है। अगर बायोफ्यूल अलायंस बनती है और बन गई है, जिसमें 19 देश शामिल है, जिसमें 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, उसमें अगर हम 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाते हैं तो उसमें 5 लाख हमारे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। हमने पिछले 9 साल में जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में काम किया है
उसमें 73,000 करोड़ इंपोर्ट बिल हमारा कम हुआ है, और 73,000 करोड़ इंपोर्ट बिल कम हुआ है तो 76,000 करोड़ हमने फार्मर्स को दिया है। सो अन्नदाता, ऊर्जादाता, ये लाइंस दोनों ब्लर हो रही हैं, और इकोनॉमिक बायोफ्यूल ट्रांजिशन के कारण हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी लाभ मिल रहा है। ऐसे में आपको सब गिनवा सकता हूं, पर एक और उदाहरण देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल किया, जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदी अरेबिया के साथ, उसकी ये पहली हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे रिव्यू मीटिंग थी। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है वहां पे, इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया और जिसमें यूएई पार्टिसिपेट करेंगे, वो कॉरिडोर यूरोप जाएगा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, उसमें अमेरिकन को भी सपोर्ट देंगे। हमारी पोर्ट्स में लिंकेजेस होंगी, भारत रेल लाइन बनाने में सहायता करेगा। दिस इज अ विजन फॉर द फ्यूचर। तो आप एग्जिस्टिंग देखिए एनर्जी कोऑपरेशन, आप फ्यूचर में देखिए। लेकिन तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये कहूंगा, मेरा 50 वर्ष से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 39 इयर्स एज ए डिप्लोमैट, 6 इयर्स यूएन में, उसके बाद इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग में, और 6 साल मुझे मंत्री बने हो गए। दिस वॉज सुई जेनरिस, वन ऑफ ए काइंड, और मैं समझता हूं इसकी चर्चा, इसकी प्रेज सिर्फ अभी बाकी देशों से नहीं आ रही, चीन से आ रही है, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके। चलिए, ये तो क्रेडिट की बात हुई, प्रशंसा की बात हुई, लेकिन राहुल गांधी भी विदेश में है, और राहुल गांधी बेल्जियम में कह रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है, और ये वो सब कुछ कह रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है, और ये सब राहुल गांधी तब कह रहे थे जब G20 के तमाम मेहमान भारतीय जमीन पर थे, और अभी भी कुछ है। राहुल गांधी जी का जो बयान है, मैंने जो पढ़ा, मुझे तो बहुत हैरानगी हुई। उन्होंने फॉरेन सॉइल पे ये कहा कि चीन की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ा विजन है, और उनको शायद जो भी उनको ब्रीफ करते हैं, पता नहीं जयराम जी या जो भी उनकी ये पॉलिटिकल एजुकेशन ब्रीफ लिखते हैं, वो ये शायद उनको बताना भूल गए कि ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये कई देशों में तो इसको एक डेट ट्रैप माना जाता है। मैं सिर्फ भारत के आसपास जो दक्षिण एशिया के देशों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे श्रीलंका पे हम्बन टोटा, अगर आप वहां पे उनका कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो यू आर सीडिंग योर टेरिटरी टू दैट कंट्री। एक तो ये उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से ब्रीफ नहीं थे। दूसरे उन्होंने कहा, ये और भी हैरानगी की बात है, कि इसका कोई ऑल्टरनेट विजन नहीं। अगर थोड़ी सी उन्होंने भारत सरकार के लोगों के साथ, हमारे एकेडमिया, आप जैसे वरिष्ठ लोगों से बात की होती मीडिया में, तो उनको पता होना चाहिए कि G20 में यहां पे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज ऑलरेडी डन डील इन दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ द साइड इवेंट एंड द प्रिपरेशन। तो इसलिए उन्होंने, अगर डेमोक्रेसी पे उन्होंने कहा इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, कई बार वो कह चुके हैं माइनॉरिटीज की हालत अच्छी नहीं है। आई एम ए वेरी प्राउड मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, और मैं आपको ये बता सकता हूं, जब माइनॉरिटी की बात होती है तो मैंने उनको कई बार याद करवाने की कोशिश की, नेली मैसेकर में क्या हुआ और माइनॉरिटीज के साथ उनकी सरकार के समय क्या हुआ। तो इसलिए छोड़िए, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है फॉरेन टूर एक्सटेंडेड करने दें, और वो वहां से जो आए वापस तो थोड़ा सा भारत के साथ आके जुड़े। अभी तो भारत को जोड़ने के लिए तोड़ने की बात ही ज्यादा हो रही है। एक चीज जो कि सवाल जरूर बनता है, वो ये है कि बीते कुछ दिनों में पॉलिटिकल रंजिशें बहुत बड़ी हैं, और कांग्रेस का कहना है कि इस G20 के डिनर में इनवाइट नहीं गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि बाकी पूरा ऑपोजिशन था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे। क्या एलओपी को बुलाने का कोई कानून होता है, कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि एलओपी को बुलाया जाता है? क्योंकि इतना बड़ा इवेंट तो पहली बार हुआ है इस देश के अंदर, G20 जैसा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट है, माननीय ये महामहिम ने इसको होस्ट किया, इसमें चीफ मिनिस्टर सबको बनाया स्टेट्स में। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। कांग्रेस के लोग आए, उसमें शामिल हुए, उनके चीफ मिनिस्टर, बाकी आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई ए अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स थे, नीतीश जी थे, मैंने बोला बाकी लीडर्स थे। तो एक इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया
जहां पे इंडिया वॉज बीइंग शोकेस्ड, इंडिया मीन्स भारत, मैं फिर कह रहा हूं, वो अपॉस्ट्रोफी और फुल स्टॉप वाला इंडिया नहीं। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा, G20 तो अच्छा हुआ ही, भारत और इंडिया के नाम को लेकर भी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन सनातन धर्म को लेकर जो एक INDIA यानी ये जो इंडिया अलायंस है, इसके एक बड़े गठबंधन पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर शब्द बोले हैं, क्या आपको लगता है, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ आ ही रहा है, कभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति बोलता है इंडिया अलायंस का, कभी कोई बोलता है, क्या आपको लगता है दिस इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है, वास्तव में मुझे लगता है उनको समझ ही नहीं कि वो बात क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा, अब उसने ये तो जो उन्होंने अटैक किया ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल है। साथ में ये कहा कि जैसे HIV बीमारी होती है, जैसे वो डेंगू होता है और उसको हटाना चाहिए, मलेरिया, कोरोना, बात क्या कर रहे हो? इसमें ब्रेन डैमेज लगता है मुझे इन लोगों में, वाकई में ब्रेन डैमेज लग रहा है। अब भारतीय सनातन धर्म की बात कर रहे हो आप, साथ में उसको HIV और डेंगू से जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उससे जोड़ रहे हो। मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको जनता के सामने देना पड़ेगा हिमश्री। और मुझे और भी लगता है कि उनके लिए आपने देखा कितनी जल्दी बाकी उनकी अलायंस में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने कितनी जल्दी बयान देने शुरू किए और इस स्टेटमेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट किया। एग्जांपल है, समय नहीं है, उनके अलायंस में पहली बार किसी ने बात कही हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, JDU के एक नेता हैं, उदयनिधि स्टालिन है, राहुल गांधी हिंदुत्व में फर्क करते हैं, उद्धव ठाकरे ने आज का बयान दिया, ये आखिरी सवाल है, उन्होंने बयान दिया है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गोधरा जैसे हालात बन सकते हैं, कोई हमला वगैरह हो सकता है, और ये सब कुछ उनका कहना है कि ये केंद्रीय सरकार। देखिए आप ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम ले रहे हो जो अपने आप को मैं थोड़े अपने शब्द को ध्यान से चुनना चाहता हूं, जो इस फ्रिंज के साथ जोड़ना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको बाकी को छोड़िए। और आज जो बयान आया है कि राम मंदिर बनने से कोई कांड हो जाएगा, छोड़िए, मैं पता नहीं उनके पास क्या एविडेंस है, पर मुझे लगता है कि ये भी आजकल जो गैर जिम्मेवारी से और एक इरिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजें कही जा रही हैं, जिसमें भ्रम और आशंका, मतलब डाउट्स क्रिएट करने वाला। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, थैंक यू सो मच।